तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कृषि के टॉपिक के अंदर एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम हमारे कृषि के समक्ष प्रमुख चुनौतियां अर्थात मेजर चैलेंजेस बिफोर एग्रीकल्चर। ये हम एग्रीकल्चर की एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंतर्गत हम क्या बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो समस्या में पहली समस्या आती है कि जो हमारे किसान हैं, किसानों के पास कृषि जो होता है, ये कृषि भूमि है, उनका आकार क्या काफ़ी छोटा हो गया है। अर्थात जो हमारे सीमांत और जो लघु सीमांत किसान हैं, तो इनकी जो भूमि है ये काफ़ी छोटी छोटी है, अर्थात 1 हेक्टेयर से भी कम की भूमि रह जाती है। दूसरा समस्या आती है कृषि विपणन की समस्या। जो किसान अपनी जो उपज तो उगा लेते हैं, उपज को उगाने के बाद वह अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनको बेचने में सबसे बड़ी समस्या आती है कि कहाँ बेचें। तो ये समस्या उनके साथ हमेशा बनी रहती है। फिर आती उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव, अर्थात किसानों के पास कृषि के लिए या फसल उगाने के उच्च गुणवत्ता के या अच्छी किस्म के जो बीज है उनके अभाव रहते हैं। सिंचाई संसाधनों का अभाव रहता है। उर्वरकों से संबंधित काफ़ी समस्या रहती है। कृषि वित्त की समस्या तो आप देख ही सकते हैं, किसानों के पास पैसे की समस्या हमेशा रहती है। इसी वजह से वो कर्ज जाल के चक्कर में फंस जाते हैं साहूकारों के। जो हमारे जोखिम कम करने के लिए कृषि बीमा की कमी रहती है, अर्थात जो हमारी फसल बीमा योजना आई है ये योजना तो काफ़ी बाद में आई है। इससे पहले जो किसान हैं उनकी जो फसलों का बीमा किसी भी तरह से नहीं किया जाता था। फिर भू आलेख भी अस्पष्ट होते थे, लेकिन इसको दूर करने के लिए हमारी स्वामित्व योजना आई है। फिर बात करें किसानों की कम आय, क्या है? किसानों की कम आय रहती है। इसी वजह से किसानी को कोई एज ए प्रोफेशनल नहीं लिया जाता है, अर्थात कार्य के रूप में या पैसे रोजगार के रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। अपर्याप्त भंडारण, परिवहन की असुविधा और आधुनिक मशीनों का अभाव। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हमारे कृषि के अंदर। एक एक करके इन समस्याओं के बारे में देखते हैं। पहली समस्या आती है कृषि भूमि का छोटा आकार या फिर छोटी जोत की समस्या, स्मॉल होल्डिंग प्रॉब्लम। अब इसकी कारण क्या है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो इसकी बात करते हैं। पहली बात करें इसके क्या कारण है। भारत में 86% किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, अर्थात जिनके पास भूमि की मात्रा 2 हेक्टेयर से भी कम है। कितनी? 2 हेक्टेयर से भी कम उनके पास भूमि की मात्रा है। भारत में जोतों के जो छोटे होने के मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या का दबाव, अर्थात लोगों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि कि जो जोत है वह बढ़ नहीं पा रही, बल्कि हर पीढ़ी के साथ ये जोत कम ही होती जा रही है। छोटी जोत पर क्या है? पूंजीगत व्यय, जैसे कि हमारी सिंचाई की सुविधा, मशीनीकरण, भंडारण, ये सब लाभप्रद नहीं होते हैं, अर्थात पैसे लगाने से फायदा नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़े कारण होते हैं। भारत में छोटी जोत के कारण कृषि में निवेश भी कम होता है। भारत में क्या होता है? छोटी जोत की वजह से कृषि में निवेश कम हो पाता है। अब इसका कैसे सुधारा जा सकता है? पहली बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर अनुबंध खेती को बढ़ावा देकर इसको सुधारा जा सकता है। सहकारी खेती को बढ़ावा देकर इसको सुधारा जा सकता है। भूमि सुधार करके इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और फिर हमारी जो भूमि का एकीकरण या समेकन करके या चकबंदी करके इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। तो हमने बहुत सारे उपाय देखे। उपाय में हम क्या क्या कर सकते हैं? अनुबंध खेती को या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, सहकारी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, भूमि सुधार को बढ़ावा दे सकते हैं, भूमि का एकत्रीकरण या समेकन को बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर हम चकबंदी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, काफ़ी अच्छी चीज़ें। चकबंदी तो आप समझते होंगे। चकबंदी का मतलब होता है जैसे किसान के बहुत सारे खेत, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ 5 खेत अलग अलग जगह पे, और वो सब कोई 1 बीघा का, कोई 2 बीघा का, कोई 1 बीघा का, कोई 1 बीघा का, कोई 2 बीघा का, इस तरह बहुत सारे खेत है। जैसे मान लो यही उदाहरण हम देखा, किसी किसान पे 7 बीघा खेत है, लेकिन वह 5 अलग अलग जगह है, तो सरकार उन 5 खेतों को ले लेगी और एक ही 7 बीघा का खेत उसे दे देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? चकबंदी। अर्थात क्या? अलग अलग जगह के खेतों को छीन करके उसे एक ही जगह पे खेती करने के लिए दे दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है जो किसान है उसका सारा कार्य एक ही जगह पे हो जाएगा। फिर हम बात करें अनुबंध खेती को बढ़ावा देके या अनुबंध खेती की बात करें, तो अनुबंध खेती के तहत कोई संस्था, कंपनी एक किसान या अनेक किसानों से समझौता करती है और समझौता करके कृषि कार्य कराती है। तो एक कंपनी क्या करती है? एक किसान से या फिर अनेक किसानों से समझौता करेगी और समझौता करके क्या? कृषि कार्य करवाती है। अनुबंध आधारित जो खेती होती है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एग्रीकल्चर होता है, उसमें किसान न तो अपने लिए न ही अपनी इच्छा से कृषि करता है, ना तो अपने लिए खेती करता है, नहीं क्या अपनी इच्छा से खेती करता है, बल्कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी के जो निर्देश होते हैं
उसी के अनुसार खेती की जाती है। जैसे हमारी कई कंपनियां होती है जो फूड इंडस्ट्री या फूड मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होती है, जैसे हमारी लेज की कंपनी या फिर जो चिप्स की कंपनियां होती है, तो ये कंपनियां क्या करती है, अपने इच्छानुसार उसी ब्रांड के जो आलू होते हैं, आलू को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट देकर फिर आलू का उत्पादन करवाती है। अब कई बार इनमें गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी भी होती है। क्यों? क्योंकि जैसी कंपनी की शर्तें होती है, जैसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती है, उत्पादन उसी के अनुसार किया जाता है। अनुबंध कृषि में क्रेता कंपनी और संस्था किसानों से कृषि उत्पादन के बदले निर्धारित अनुबंध के आधार पर उचित मूल्य का भुगतान करती है, कि जैसा अनुबंध किया जाए उस अनुबंध के आधार पर जो कंपनियां हैं ये हमारे किसानों को मूल्य का भुगतान करती है। अनुबंध कृषि में किसान कंपनी को अपनी जमीन और मजदूरी देता है। क्या अनुबंध कृषि में क्या होता है, किसान अपनी जमीन कंपनी को अपनी ज़मीन देता है और मजदूरी देता है, बदले में कंपनी किसान को ज़मीन का किराया, मजदूरी, कृषि लागतें, विपणन सुविधा, पर्यवेक्षण सारे कार्य देती है। अर्थात अपनी एक्सपर्टीज वह क्या करती है, किसान को देती है। अब बात करें, इसके लिए बहुत सारे कानून भी बने हुए हैं, जैसे हमारे प्रमुख कृषि कानून की बात करें, कौन सा कानून है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, इसके लिए एक कानून बनाया गया है जो इसके लिए कार्य कर रहा है, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कार्य कर रहा है। फिर बात करें सहकारी खेती को बढ़ावा देके, सहकारी खेती को बढ़ावा देके हम किस तरह इसमें सुधार कर सकते हैं। देखें, जब अनेक छोटे छोटे किसान क्या अपनी जोतों को आपस में मिला के खेती करते हैं, जब क्या है छोटे छोटे किसान क्या करते हैं, अपनी जोतों को मिलाते हैं और मिलाकर खेती करते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, सहकारी खेती कहते हैं। और हमारे भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, हमारे अमित शाह जी, जो गृह मंत्री भी हैं। सहकारी खेती के लिए किसान सहकारी समिति का गठन करते हैं, फिर समिति को बैंकों से सस्ता कर्ज या सस्ता लोन मिल जाता है। जो समिति होती है सहकारी समिति, इसको बैंकों से अच्छा कर्ज या सस्ता कर्ज मिल जाता है, जिसमें ब्याज अनुदान भी दिए जाते हैं। समिति के सदस्य मिलकर फिर वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, इन सब का निर्माण भी कर सकते हैं। सहकारी खेती में किसानों को स्वायत्ता बरकरार रहती है, अर्थात किसान अपनी मर्जी से जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें क्या दबाव नहीं डाला जाता है। किसान जब संगठित होते हैं तो संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्या किसान जब संगठित होते हैं तो किसान क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज या संसाधन है उनका बेहतर इस्तेमाल ये कर सकते हैं। अब आती दूसरी समस्या देखी हमने किसानों की, वो थी कृषि विपणन की समस्या। कृषि विपणन में उन गतिविधियों को, एजेंसियों को, नीतियों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा क्या कृषि उत्पादों को किसान के खेत से लिया जाता है और लेकर के कहाँ लेके जाते हैं, अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। तो वो सारी गतिविधियाँ, एजेंसियाँ, नीतियाँ सब शामिल होगी कृषि विपणन में, जिसमें किसान के उत्पाद को खेत से लिया जाएगा और खेत से लेके उसको कहाँ लेके जाया जाएगा, अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाया जाएगा। बात करें कृषि विपणन की, तो कृषि विपणन में बहुत सारी गतिविधियों को शामिल करते हैं, जैसे फसल को उगाना, फसल को काटना, हमारे कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण, विभाजन करना, पैकिंग करना, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन, वितरण और विक्रय। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे विपणन के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब विपणन के अंदर ये सारे कार्य तो शामिल किए जाते हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है, बहुत सारी चुनौतियाँ इसके अंदर। और चुनौतियाँ कौन कौन सी है, कृषि विपणन की चुनौती की बात करें तो भारत में किसानों को विपणन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारे किसानों के अंदर क्या इलिटरेसी है, इलिटरेसी का मतलब अशिक्षा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अजागरूकता, मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव रहता है कि कौन सी फसल की कितनी कीमत चल रही है। मंडियों की कपटपूर्ण रीतियों के कारण किसान अपने कृषि उत्पादों को औने पौने या सस्ते दामों पर किसी स्थानीय व्यापारी और साहूकारों को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मंडियां क्या करती है कि उनकी कपटपूर्ण नीतियां होती है। क्या होती है? कपटपूर्ण नीतियां होती है। इस वजह से क्या है, उनको अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर आता है वित्त का अभाव। क्या आता है फिर? वित्त का अभाव आता है। तो वित्त के अभाव की बात करें तो विपणन के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसानों के पास वो पैसा नहीं होता है। फिर परिवहन संबंधी चुनौतियाँ रहती है, अर्थात समय पर साधन नहीं मिल पाते, जिससे क्या है कि फसलें पड़ी रहती है और फसलें पड़ी रहने के बाद क्या खराब हो जाती है। फिर आते कृषि उत्पाद विपणन समितियों में चुनौतियाँ क्या है। जो हमारी समितियाँ हैं, कृषि उत्पाद विपणन समितियाँ, ये APMC जो हमारी मंडियाँ हैं, उनको क्या समस्या है, अर्थात चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। APMC जो मंडियाँ हैं उनको क्या दिक्कतें हो रही है, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो APMC का मतलब होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या फिर कृषि उत्पाद बाजार समिति कह सकते हैं इसको। बात करें राज्य सरकार के द्वारा APMC अधिनियम 2003 पारित किया गया था। या APMC अधिनियम 2003 पारित किया गया था किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। और APMC एक्ट 2003 पारित की बात करें तो APMC मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट 2003 पारित किया गया। हिंदी में कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम 2003 ये पारित किया गया है। अब APMC एक्ट की बात करते हैं। इस एक्ट के अनुसार कृषि उत्पादों को सिर्फ कृषि मंडी में ही बेचा जा सकता है, इसके बाहर कहीं भी नहीं बेचा जा सकता है। तो इस अधिनियम में ऐसा लिखा हुआ है। अब बात करें इन मंडियों की संख्या है कम और मंडी तक पहुंचने के लिए किसानों को बहुत बड़ी परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है। क्या? बहुत बड़ी किसानों को परिवहन लागत वहन करनी पड़ती है। परिवहन व्यवस्था में भी का विकास भी क्या है? बहुत हल्के स्तर पर किया गया है, अर्थात अल्प विकसित परिवहन व्यवस्था भी। मंडी के द्वारा विभिन्न शुल्क और कर लगा दिए जाते हैं जिससे किसानों की आय कम हो जाती है। जितना उनको मिलता है उससे भी वह कम हो जाती है। मंडियों में लाइसेंस प्राप्त जो कर्मचारी होते हैं, व्यापारी होते हैं, केवल उन्हीं को आप फसल बेच सकते हैं और किसी को भी अपनी फसल नहीं बेच सकते। और इसका वो क्या करते हैं? लाभ उठाते हैं और क्या करते हैं? कई बार कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं। मंडियों में लाइसेंस प्राप्त व्यापारी की संख्या होती है कम, तो इसलिए किसानों के पास मौका कम से कम रहता है कि वह अपनी फसल को बेहतर दामों से बेच सके। लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के द्वारा कार्टेल समूह का निर्माण कर दिया जाता है। कार्टेल समूह आप समझते होंगे, जैसे एक व्यापारी कह देता है हमारे पास जगह नहीं है, हम आप पैसे तो देने के लिए तैयार है लेकिन हम अभी नहीं खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है रखने के लिए। और ऐसा सभी जो व्यापारी कहेंगे तो किसान क्या करेगा? बाहर बैठा रहेगा कुछ दिनों तक, फिर लास्ट में सोचेगा जब कोई खरीद ही नहीं रहा तो उसको औने पौने या सस्ते दामों पर जो हमारे बिचौलिए हैं उनको बेच दिया जाता है। और बिचौलिए क्या करते हैं? वापस जाके अंदर जो हमारे व्यापारी हैं उनको बेच देते हैं और बीच में क्या कमीशन कमाते हैं? दोनों के दोनों। तो इस तरह कार्टेलाइजेशन दोनों में होता है। तो बात करें कार्टेलाइजेशन, इस समूह के कारण किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों की सहायता के लिए आड़तीय नामक मध्यस्थ होते हैं जो अपनी सेवा की राशि वसूल करते हैं। क्या करते हैं? सेवा की राशि वसूल करेंगे। इससे क्या किसानों को लाभ कम हो जाता है और मध्यस्थों की एक श्रृंखला बन जाती है। क्या होता है? मध्यस्थों की एक श्रृंखला बन जाती है। मंडी में भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, श्रेणी विभाजन का अभाव रहता है। निश्चित मापतोल व्यवस्था का अभाव रहता है। अन्य आधारभूत ढांचे अत्यधिक कमजोर होता है जिससे क्या होता है? फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं कृषि विपणन के अंदर जिसके कारण क्या हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब क्या है? इसके लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? पहली बात तो नियमित मंडियों की स्थापना की जानी चाहिए, अर्थात एक फिक्स डिस्टेंस के बाद क्या एक मंडी होनी चाहिए ताकि किसान को परिवहन का ज़्यादा भाड़ा ना देना पड़े। फिर बात करें हम, एक ही राष्ट्रीय बाजार का विकास होना चाहिए। क्या? एक ही राष्ट्रीय बाजार का विकास होना चाहिए जिसमें किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सके। कृषि उत्पादों का श्रेणी विभाजन या मानकीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृषि उत्पादों का श्रेणी विभाजन और मानकीकरण होना चाहिए। किसानों को बाजार से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यातायात सुविधाओं का विकास करना चाहिए। मानक बाट या मापतोल की अनिवार्यता होनी चाहिए। जो हमारे मानक बाट होते हैं जिनमें किलोग्राम फिक्स होते हैं, कई बार क्या है इन किलोग्राम को भी सेट की बजाय कम कर दिया जाता है। तो अब तो मशीनें आ गई है और मशीनें क्या है कई बार मशीनों को भी हैक कर लिया जाता है, उसको इसके मानक चेंज कर दिए जाते हैं। जब 20 किलो वजन होता है तो उसको 15 किलो ही बताया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों को वित्त और साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसानों को क्या? वित्त और साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण काफ़ी सोच समझ के किया जाना चाहिए। जैसे हमने देखा C2+FL जो हमने देखा था, तो उसका भी 1.5 गुना दिया जाना चाहिए, जबकि यहाँ दिया क्या जाता है? C2+FL ही दिया जाता है। तो वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए, उसी के अनुसार पैसा दिया जाना चाहिए फसलों का। सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या? सरकारी खरीद के लिए जो व्यवस्था है उसका सुनिश्चित होनी चाहिए। कैसे? अब बात करें कृषि विपणन की, तो कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है? सरकार इसके लिए MSP दे रही है, उचित और लाभकारी मूल्य FRP दे रही है, ई-नैम मतलब ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बना रही है सरकार, मॉडल APMC एक्ट 2017 लेके आई थी, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जिसे PM आशा कहते हैं, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उपाय किए गए।
अब हम बात करेंगे उच्च गुणवत्ता के बीजों का अभाव रहता है किसानों के पास, मतलब प्रमाणित बीजों की अनुपलब्धता रहती है। अधिक मूल्य के कारण क्या है, किसान उनको वहन नहीं कर पाते। जो बीजों की कीमत क्या है बहुत ज़्यादा होती है, और कीमत के अधिक होने के कारण किसान उनको खरीद नहीं पाते हैं। किसानों के पास क्या भौगोलिक चुनौतियाँ होती है कि बीज होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, और बहुत दूर होने के अलावा कई बार बीज क्या है किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति के लिए बनाए जाते हैं, और आप उन बीजों को दूसरी भौगोलिक परिस्थिति में उगाने का प्रयास करते हो तो उस तरह का परिणाम नहीं आते जिस तरह के वो दे सकते हैं। फिर बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं, जो जीएम फसलें, उनको लेके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होती है। क्योंकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें जैसे हमारी गोल्डन राइस है या फिर हमारी जो बीटी ब्रिंजल है, तो कई प्रकार की फसलें बनाती दी गई है और इनके नुकसानों के बारे में लेकिन हमें पता नहीं है। क्योंकि कई बार जो स्वास्थ्य संबंधी जो नुकसान होते हैं वो तुरंत नहीं पता चलते, वह क्या है एक लंबी अवधि के बाद हमें पता चलते हैं। तो वो उन फसलों को हम तुरंत काम में नहीं ले सकते, हो सकता है कि वह इतने घातक हो जिसका हम सुधार ना कर पाएँ। तो इस वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को लेके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं चलती रहती हैं। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, या हिंदी में कहते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें होती है उनकी। फिर बात करें सुधार के लिए सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, कौन सी? बीजग्राम योजना। अब बात करते हैं बीजग्राम योजना क्या है। बीजग्राम योजना की बात करें तो बीजग्राम योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में बीजग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत किसानों को बीज उत्पादन में सहायता देने के लिए फसलों के लिए उच्च कोटि के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या किया जाता है? फसलों के लिए उच्च कोटि के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। अब आता है किसानों की अगली समस्या। समस्या की बात करें, सिंचाई संसाधनों का अभाव। समस्या की बात करें तो समस्या क्या है और इसकी क्या सुधार कर सकते हैं, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समस्या क्या है। समस्या की बात करें तो भारतीय कृषि के सामने सिंचाई की एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय कृषि मुख्यतः क्या है, मानसून पर आधारित होती है। इसलिए भारतीय कृषि को क्या बोलते हैं, मानसून का जुआ या गैम्बल ऑफ मानसून कहा जाता है। यदि मानसून आया खेती अच्छी, नहीं आया तो खेती खराब। अब भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? भारत में किसानों के लिए सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है? नलकूप, नहर, कुआं, तालाब, और बहुत सारे छोटे छोटे और भी अन्य स्रोत हैं जिनसे किसान क्या है कि अपनी खेती के लिए सिंचाई कर सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में नलकूपों से सिंचाई बढ़ रही है। अब नलकूपों से सिंचाई बढ़ने से क्या क्या नुकसान है? एक तो इससे कृषि की लागत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट का बिल आता है। पेट्रोल और डीजल से यदि आप ये सिंचाई करते हो तो उसमें भी खर्चा आता है, और ऐसा करते हो तो भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, जिसके कारण क्या है, हमारा जो भूजल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। स्थिर क्षेत्र किस में चला जाता है? डार्क जोन में चला जाता है। अब राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्र डार्क जोन में चले गए हैं। नहरी क्षेत्र में नहरों का रखरखाव ठीक से नहीं हो पाता, इसी वजह से वहाँ पे सेम की समस्या देखने को मिलती है। और सेम की समस्या क्या होती है? लवणीयता की समस्या होती है। वाष्पीकरण भी होता है जिसके कारण सिंचाई जल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि नहरें चलाई जाती है, नहरों के ऊपर ऊपर से खुली रहती है, इस वजह से उनका पानी का वाष्पीकरण होता है और पानी कम हो जाता है। अब कुछ परियोजनाओं की बात करें तो लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? लघु सिंचाई परियोजना वो होती है जो 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाली जो योजनाएं होती है उन्हें लघु सिंचाई योजना परियोजनाएं कहते हैं। अर्थात जो 2000 हेक्टेयर तक की खेती के जो एरिया है उनको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, उन्हें हम लघु सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना उन्हें कहेंगे जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य कमांड क्षेत्र वाली जो योजनाएं होती है उन्हें हम मध्यम सिंचाई परियोजना। और हमारी वृहद सिंचाई परियोजना किससे कहेंगे? तो ये हमारे 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि योग्य कमांड वाली जो परियोजना है, अर्थात इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था करवाती है, उन्हें हम वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। अब बात करें इसका सुधार कैसे कर सकते हैं। इसका सुधार कर सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना, जो हमारे विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो इस तरह इनका सुधार किया जा सकता है, इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर बात करें उर्वरकों से संबंधित समस्या। समस्या क्या है और इसका क्या उपाय कर सकते हैं उर्वरकों से संबंधित समस्या का? सबसे पहले समस्या की बात करें तो समस्या क्या है? मृदा में प्रमुख उर्वरक होते हैं जैसे हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनका अनुपात क्या होना चाहिए? 4:2:1 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, भारत में अनुपात 8:3:1 होता है, अर्थात ये अनुपात क्या गड़बड़ा जाता है। अब इस असंतुलन की वजह से क्या है, हमें सब्सिडी वाले रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि यह असंतुलन क्या करता है, फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और सब्सिडी युक्त रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग किस में किया जाता है? यूरिया। अर्थात आप इसके लिए किसका प्रयोग करते हो? यूरिया का प्रयोग करते हो। और यूरिया से क्या होता है? भूमि की उत्पादकता प्रभावित होती है और भूजल भी क्या होता है? दूषित हो जाता है। अब हम देखें इसका उपाय क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या सुधार कर सकते हैं। तो सुधार के उपाय क्या होंगे? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, नैनो यूरिया लिक्विड, एक देश एक उर्वरक योजना, जैविक खेती, ये चीज़ें अपना करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इन सब योजनाओं के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। बात करें आगे, तो कृषि वित्त की समस्या या कृषि ऋण की समस्या का प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो किसानों को 2 कार्यों के लिए कर्जे की आवश्यकता होती है। पहली, उत्पादन गतिविधियों के लिए। किसके लिए? उत्पादन गतिविधियाँ क्या होती है? जैसे कि हमारी उत्पादन गतिविधियों के लिए ऋण, जैसे कि हमारे बीज, खाद, उर्वरक, कृषि उपकरण, भूमि, ये सब खरीदने के लिए किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि इन्हीं के लिए जरूरत पड़ती है, और भी काम होते हैं जैसे जिन्हें हम क्या कहते हैं? गैर उत्पादक गतिविधियाँ। गैर उत्पादक गतिविधियाँ जैसे कि हमारे किसानों के लिए तीज, त्योहार, शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इन सब के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। दोनों प्रकार के कृषि कर्ज की आवश्यकता है। कर्ज के लिए 2 तरह के साधन हैं। किसान 2 तरह से पैसा ला पाते हैं। एक तो हमारे संस्थागत स्रोत होते हैं और एक होता है हमारे गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत की बात करें तो संस्थागत या संगठित या औपचारिक क्षेत्रों की बात करें, इसके में हमारे वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक आते हैं, जहाँ से किसान क्या अपना लोन ले लेते हैं। दूसरे हमारे गैर सहकारी संस्थागत स्रोत आते हैं। तो गैर संस्थागत या असंगठित या अनौपचारिक स्रोतों की बात करें तो इसमें हमारे मनी लेंडर मतलब साहूकार आते हैं, महाजन, चेट्टी, रेड्डी, जमींदार, ये आते हैं। जिसमें आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, लाला मेरी माँ की कंगन लौटा दे। क्यों? क्योंकि उसने माँ की कंगन देकर और कर्जा लिया था। और कर्जा इस तरह होता है कि पीढ़ियाँ चली जाती है, लेकिन एक छोटा सा कर्जा चुकता नहीं किसान। तो इस तरह गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। सामान्यतः क्या होता है, किसानों को उत्पादन गतिविधियों के लिए संस्थागत कर्जा प्राप्त होता है जो 3 तरह से होता है। कैसा? हम देखें, एक तो हमारे अल्पकालीन ऋण होते हैं, ये दूसरा हमारे मध्यकालीन ऋण होते हैं, हमारे दीर्घकालिक कृषि ऋण होते हैं। तो 3 तरह के कृषि ऋण होते हैं। कृषि ऋणों के हमने बात की। अब बात करते हैं हमारा अल्पकालिक कृषि ऋण क्या होता है। इस प्रकार ऋण क्या होता है? 15 महीने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 15 महीने के लिए दिया जाने वाला ऋण क्या है? अल्पकालिक कृषि ऋण होता है। और अल्पकालिक कृषि ऋण खाद, बीज, चारा, इनको खरीदने के लिए दिया जाता है। किस किस को? खाद, बीज और चारा आदि खरीदने के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, जो कितने दिनों का होता है? 15 दिनों का। फिर होता है हमारा मध्यकालीन कृषि ऋण। मध्यकालीन कृषि कर्ज की बात करें तो 15 महीने से लेकर 5 साल तक का, क्या 15 महीने से लेकर 5 साल तक का जो कर्जा होता है वह हमारा मध्यकालीन कृषि ऋण कहलाता है। और मध्यकालीन कृषि ऋण किस लिए दिया जाता है? कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए, पशुधन के लिए, हमारे कृषि औजार आदि से खरीदने के लिए क्या मध्यकालीन कृषि ऋण दिए जाते हैं। बात करें दीर्घकालिक कृषि ऋण की, तो दीर्घकालिक कृषि ऋण हमारे किसानों को 5 से 20 सालों के लिए दिया जाता है। 5 से अधिक और अधिकतम कितने? 20 सालों के लिए दिया जाता है। हमारे दीर्घकालिक कृषि ऋण क्या? जमीन, कृषि मशीनरी आदि ये खरीदने के लिए दिया जाता है। यदि किसान अपनी जमीन कोई नई जमीन खरीदना चाहता है या फिर हमारे कोई मशीन खरीदना चाहता है, कृषि मशीनरी, तो इनके लिए लोन मिलता है। कौन सा? दीर्घकालिक कृषि। फिर आते हैं हमारे कृषि ऋण की समस्या क्या है। कृषि ऋण में समस्या की बात करें हम तो वित्तीय समावेशन के अभाव में क्या होता है? औपचारिक और संस्थागत स्रोतों से वित्त की उपलब्धता करनी रहती है। क्यों? क्योंकि सभी किसानों का वित्तीय समावेशन मतलब सभी के पास बैंकों की सुविधा, सभी के पास खातों की सुविधा नहीं हो पाई है। तो ये समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। इस कारण किसान कर्जे की आवश्यकता के लिए अनौपचारिक और गैर संस्थागत जो स्रोत होते हैं उन पर निर्भर हो जाते हैं, जहाँ पे ब्याज की दरें ज़्यादा होती है, शर्तें कठिन होती है और वसूलने के तरीके होते हैं कर्जे को वो निर्मम होते हैं। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 52% कृषि मानसून पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मानसून पे। इसलिए फसल उत्पादन में जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। कम उत्पादन की वजह से कई बार किसान जो लिया गया कर्जा है उनको सही समय पर चुका नहीं पाते हैं। कई बार किसानों के द्वारा ऋण राशि का प्रयोग कृषि में निवेश करने की बजाय जो उनकी तात्कालिक घरेलू आवश्यकताएं होती हैं उनको लिए कर लिया जाता है। अर्थात जो ऋण तो ले लेते हैं लेकिन वो उस ऋण का पैसे का उपयोग खेती के अंदर नहीं करके अपनी पर्सनल काम के लिए कर देते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई,
बच्चों की शादी, तीज त्यौहार, इनके लिए वह उस पैसे का उपयोग कर देते हैं, जिससे क्या किसानों का कृषि में उत्पादन कम होता है और साथ ही साथ वो ऋण को चुका भी नहीं पाते। और इस वजह दोबारा पुनः ऋण चुकाने के लिए किसानों को क्या फिर से कर्जा लेना पड़ता है और फिर एक तरह से वो कर्ज जाल में फंस जाते हैं। और जब किसानों को कर्ज जाल से निकालने का रास्ता नहीं मिलता, फिर किसान क्या करते हैं, अब आत्महत्या कर लेते हैं। फिर हम बात करें कृषि ऋण की समस्या के सुधार कैसे किए जा सकते हैं। इन समस्याओं को सुधार के लिए हमें क्या करना चाहिए। सरकार ने 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य रखा है। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए का। सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत केसीसी कार्ड जारी किए जाते हैं, जो 5,000 रुपये से अधिक का होता है। प्राथमिक क्षेत्र के ऋण का 18% कृषि ऋण कर्ज के तौर पर देना अनिवार्य है। ये तो वैसे भी तय कर रखा सभी बैंकों के लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंकों की स्थापना की गई, जो किसानों को लोन देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से या सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण, ये सब सारे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ऋण माफी योजना, कई बार क्या किसान काफ़ी समय से जो ऋण के दबाव में जी रहे हैं, उनको क्या है, उनका ऋण माफ़ कर दिया जाता है। एक आती है ब्याज सहायता योजना। ब्याज सहायता योजना क्या है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तो योजना के बारे में देख लेते हैं। ब्याज सहायता योजना, यह योजना सन 2006-07 से लागू है। कब से? यह योजना हमारे 2006-07 से लागू है। ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक की राशि 7% ब्याज दर पर प्रदान की जाती है। कितनी? 3 लाख रुपए तक की राशि 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जाती है। और यदि किसान समय पर उस राशि को चुका देता है तो किसानों को ब्याज सहायता योजना के तहत 3% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। इस तरह उन पर केवल 4% ही ब्याज लगता है हर साल का, जो सामान्यतः कितना 7% लगना था। बात करें ब्याज सहायता योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, हमारे नाबार्ड और रिजर्व बैंक दोनों मिलकर कर रहे हैं। रिजर्व बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में ब्याज सहायता योजना का नाम बदल दिया गया है। बदल के क्या रखा गया है, ब्याज सहायता योजना को अब संशोधित ब्याज सहायता योजना कहा जाता है। अगली हमारी समस्या आती है खेती के अंदर। समस्या का नाम है हमारे जोखिम कम करने के लिए कृषि बीमा की कमी। क्या? जोखिम कम करने के लिए कृषि बीमा की कमी। तो समस्या क्या है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, उसकी बात करें। सबसे पहले समस्या क्या है। समस्या हमारी कृषि क्या अत्यधिक जोखिम युक्त व्यवसाय, अर्थात कभी पाला पड़ जाता है, कभी आग लग जाती है, कभी फसलें खराब हो जाती है, कीड़ों से फसल खराब हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से फसलें खराब हो जाती है। कृषि में क्या फसल उगाई से लेकर कटाई तक बहुत सारी चुनौतियों से कृषि को नुकसान होता है। लेकिन भारत में जागरूकता और वित्त के अभाव में कृषि बीमा अत्यधिक कम। कृषि बीमा तो है, लेकिन किसानों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि खेती का बीमा भी होता है और हमें खेती का बीमा कराना चाहिए। तो इसलिए जागरूकता और पैसे के अभाव में, क्यों? क्योंकि बीमा किससे मिलता है, प्रीमियम देने से, पैसा देने से ही बीमा मिलेगा। तो वो सोचते हैं कौन पैसा देगा, तो इस चक्कर में उनका नुकसान हो जाता है। फिर इसका सुधार कैसे करेंगे? सुधार के लिए उपाय अपनाना पड़ेगा हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो हमारा 16 फरवरी 2016 से चल रही थी, जिसमें हमारे रबी, खरीफ और जो बागवानी फसलें हैं उनके लिए प्रीमियम राशि लेकर बीमा उपलब्ध कराया जाता है किसानों को। अब आते हैं आगे अस्पष्ट भू आलेख। इसमें समस्या क्या है और इसका क्या उपाय है। तो समस्या क्या है वो देख लेते हैं। भू आलेख की समस्या क्या है? स्पष्ट भू आलेखों के कारण, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट भू आलेखों के कारण क्या, कानूनी विवादों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिससे भूमि पर निवेश और कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। कई बार दो भाइयों के झगड़े होते हैं, चाचा भतीजे के झगड़े होते हैं, या फिर चाचा ताऊ के झगड़े होते हैं। तो इन झगड़ों की वजह से क्या, कृषि भूमि पर विवाद चलते रहते हैं और विवाद के कारण क्या होता है, वो भूमि सूखी या खाली पड़ी रहती है और उसमें किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता है। अब इसका क्या उपाय हो? इसका उपाय होता है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत क्या, सरकार फिक्स करती है कि कौन सी जमीन किसकी है, कहाँ से लेकर किसकी है, जिसमें क्या ड्रोन के माध्यम से इसका आकलन किया जाता है। आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, इन योजनाओं के बारे में डिटेल से उनमें बताया गया है। किसानों की कम आय की बात करते हैं। समस्या क्या है और इसका क्या उपाय कर सकते हैं। समस्या क्या आप देखते हैं किसानों की। समस्या की बात करें तो हमारे एनएसओ ने हाल ही में ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों की स्थिति आकलन कैसे, SAS हमारा 2019 जारी किया है। या SAS का मतलब होता है स्टेटस असेसमेंट सर्वे, और किसके द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा
हमारे जो स्टेटस असेसमेंट सर्वे किया गया है। बात करें एसएएस की, तो एसएएस का पूरा नाम क्या है? स्थिति आकलन सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के अनुसार सन 2018-19 के दौरान भारत में एक कृषि परिवार की औसत कुल मासिक आय 10,829 रुपये थी, जो 2012-13 में 6,427 रुपये थी। तो इस तरह हमने देखा कि इनकी आय बढ़ रही है। तो किसानों की कम आय के होने का मुख्य कारण क्या है? किसान आय का एक ही स्रोत होना, और वो भी क्या? कृषि। क्या किसान क्या है? केवल कृषि में उपज के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन इसमें हम बहुत सारे उपाय अपनाकर इनमें सुधार कर सकते हैं। कैसे? कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, जिसको पीएम किसान योजना भी कहते हैं। तो 2,000 रुपये की 3 किस्तें दिए जाते हैं। राजस्थान में इसमें 2,000 रुपये की राशि और बढ़ा दी गई है, जिसमें एक नई योजना बनाई गई है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत 6,000 तो दिए जाते हैं, 2,000 की राशि और दी जाती है प्रत्येक किसान को। बात करें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये हमारे जो सोलर पंप सेट है उसकी योजना है, अर्थात जो किसान सिंचाई के लिए पंप सेटों की व्यवस्था करते हैं, उसमें क्या सोलर लाइट से वह पंप सेट चलाए जाएंगे। समन्वित कृषि अर्थात आईएफएस को बढ़ावा देके हमारी कृषि अवसंरचना निधि, इसके माध्यम से भी इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या है? हमारे जो किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हमारे 24 फरवरी 2019 से की गई थी, और ये हमारी किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, अर्थात पूरे पूरे पैसे कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो इस योजना के तहत किसान परिवार को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके दिए जाएंगे। बात करें कौन से मंत्रालय के अंडर आता है ये हमारे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये कार्य किया जाता है। एक नई योजना हमने भी आपको बताई दी, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत अतिरिक्त 2,000 का भुगतान, मतलब 6,000 प्लस 2,000, मतलब कुल 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें 6,000 रुपये हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के और 2,000 मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के, अर्थात टोटल कितना? 8,000 रुपये दिए जाते हैं। ये राजस्थान वालों को दिए जाते हैं, 2,000 रहते हैं, बाहर वालों के लिए नहीं। एक आती है हमारी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के बारे में बात करें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना तो एक तरह की पेंशन योजना है। इस योजना में क्या 18 से 40 साल तक के किसानों को 55 से 200 रुपये के बीच में प्रीमियम जमा कराना पड़ेगा। किसान क्या करेंगे? 55 से 200 रुपये तक के बीच में एक प्रीमियम राशि जमा कराएंगे। फिर इस योजना के अंतर्गत जो 18 से 40 साल के युवा हैं क्या 18 से 40 साल के युवा है, तो वो क्या करेंगे? ये प्रीमियम जमा कराएंगे। उन किसानों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। कितनी? 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड प्रबंधक बनाया गया, अर्थात फंड मैनेजर बनाया गया। किसे? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसको? LIC को, या भारतीय जीवन बीमा निगम को इसका फंड मैनेजर बनाया गया है। ये हमारे LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको फंड मैनेजर बनाया गया। योग्यता की बात करें तो 18 से 40 साल की आयु का कोई भी किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में आके जुड़ सकता है। अब हम बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मतलब प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। हिंदी में भी यही कहेंगे, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके अंतर्गत क्या है? ये हमारे प्रधानमंत्री कुसुम योजना है। तो कुसुम योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। कब? फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल 60% सब्सिडी पे मिलते हैं। कितने? 60% सब्सिडी पे मिलते हैं, जिससे किसान बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद किसान यदि बिजली बचती है तो उसको बाहर भी बेच सकते हैं, अर्थात जो डिस्कॉम है इनको बेचा जा सकता है, जिससे किसानों को क्या एक्स्ट्रा इनकम होगी। प्रावधान क्या है इसमें? इसमें प्रावधान ये 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक के हमारे किसान और सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं कुसुम योजना की। तो कुसुम योजना में 3 घटक हैं, घटक A, घटक B और घटक C। 3 घटक बनाए गए। घटक A की बात करें तो इसकी स्थापना 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के विकेंद्रीकृत
सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पे? वह 33/11 किलोवाट सब स्टेशनों के 5 किलोमीटर के परिधि में स्थित किसानों की बंजर भूमि पर। और कौन करेगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये घटक एक क्या है। जैसे हमारे एक पावर स्टेशन है, क्या पावर स्टेशन है, अब इसके आसपास जो भी 5 किलोमीटर का एरिया है जिसमें किसानों की कोई भी भूमि है, जैसे ये वाली भूमि क्या बंजर पड़ी है, ये वाली भूमि बंजर पड़ी है, ये वाली भूमि बंजर पड़ी है, तो यहाँ पर क्या करेगा? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम कहेगा किसानों को कि आपकी भूमि तो वैसे ही बंजर पड़ी है, हम यहाँ पे क्या करते हैं? सोलर पार्क लगा लेते हैं, छोटे छोटे सोलर पार्क लगा लेते हैं, और इससे जितनी भी बिजली बनेगी उसको 2 रुपये 3 रुपये जितने भी हिसाब होगा उनका, उस हिसाब से सब स्टेशनों को वितरित कर दी जाती है। इससे क्या किसानों को अतिरिक्त आय होगी, वैसे भी बंजर बनी जमीन कुछ भी काम नहीं आ रही थी, तो किसानों को कुछ आय तो होगी। तो ये हमारा कंपोनेंट ए है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आता है हमारा कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी की बात करें तो 7.5 हॉर्स पावर की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जा के लिए 12,500 पंप सेटों का लक्ष्य रखा गया है। हम 12,500 पंप सेट लगाएंगे। कितने क्षमता के? 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के। फिर बात करें कंपोनेंट सी, इसे फीडर लेवल सोलराइजेशन कहते हैं। लक्ष्य क्या हमें? 2 लाख पंप सेटों का सोलराइजेशन करना है, अर्थात ऐसे पंप सेट जो लाइट से नहीं चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? जो डीजल से, पेट्रोल से, इनसे चल रहे हैं। उनमें डीजल पेट्रोल इनको बंद करना है और क्या करना है? और उन्हें सोलर लाइट से जोड़ना है। तो ये कुसुम घटक बी या कंपोनेंट सी, बी क्या कंपोनेंट सी इसके लिए किसानों व भूमि मालिकों डेवलपर्स की सहायता से आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए सौर आजीविका योजना एक चलाई जा रही है। कौन सी? सौर कृषि आजीविका योजना चलाई जा रही, इसके तहत ये कार्य किया जाए। तो आप तीनों चीज़ें समझ गए। कंपोनेंट ए में बंजर भूमि का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे सोलर लाइट के लिए क्या सोलर पार्क बनाएंगे। कंपोनेंट बी में क्या कि 7.5 मेगा हॉर्स पावर की जो मशीनें हैं उनके लिए सोलर लाइटें लगाई जाएगी। कंपोनेंट सी में वे किसान जिनके सोलर पंप है जो डीजल या पेट्रोल से चल रहे हैं, न कि लाइट से, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। तो कितने पंप सेट लगाने हैं हमें? ऐसे 2 लाख। फिर बात करें पैसा कहाँ से आएगा? हिस्सा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में हिस्से की बात करें तो किसान कितना 10% अपनी तरफ से देगा, बैंकों से उसे 30% का लोन मिल जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30% अपनी तरफ से अनुदान देगी। बात करें इसकी तो पहला प्लांट कहाँ लगाया गया? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत का पहला सोलर ऊर्जा प्लांट कहाँ लगाया गया? भालोजी गांव, हमारे जो कोटपुतली तहसील है उस तहसील के भालोजी गांव में लगाया। अब तो जयपुर नहीं रहा, अब तो कोटपुतली खुद ही तहसील बन गई। एक आती है हमारी समन्वित कृषि या प्रमोटिंग IFS, मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसको बढ़ावा देकर हम इसको सही कर सकते हैं। कैसे? एकीकृत कृषि प्रणाली का मतलब है कृषि की उस प्रणाली से जिसमें कृषि के विभिन्न घटक जैसे कि फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, वानिकी, इन सबको इस तरह से समेकित किया जाएगा कि वे एक दूसरे के पूरक होंगे, अर्थात एक की समस्या दूसरे की सुविधा हो सकती है। जैसे गाय गोबर करेगी, गाय गोबर से हम खाद बनाएंगे फसलों में फूल आएंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे तो उन फूलों से शहद बनेगा। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे के ये सब क्या होंगे? पूरक होंगे, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादन और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सकेगी। इसे हम एकीकृत कृषि प्रणाली कहेंगे। फिर आती है हमारी अगली सुधार क्या है? हमारी कृषि अवसंरचना निधि या एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत 9 अगस्त 2020 को की गई थी। इस निधि का कुल बजट कितना है? 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इस निधि के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 2 करोड़ रुपए अधिकतम ऋण दिया जाएगा। इस निधि के अंतर्गत क्या होगा? 2 करोड़ रुपए तक का अधिकतम ऋण दिया जाएगा। कृषि अवसंरचना निधि के तहत कृषि ऋण तहत क्या कृषि क्षेत्र में कार्य करे संस्थाओं को ही दिया जाएगा ये ऋण। वित्त वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक कृषि अवसंरचना निधि के तहत ब्याज दर पर 3% की सब्सिडी दी जाएगी। कितनी? 3% की सब्सिडी दी जाएगी इसके तहत। बात करें इसकी तो इसका उद्देश्य क्या है? कृषि अवसंरचना निधि का उद्देश्य फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन के लिए अवसंरचना अर्थात पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य करना है। और लास्ट की समस्या आती है मेरे अपर्याप्त भंडारण और परिवहन की सुविधा। इसके लिए सरकार ने योजना चलाई, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और ऑपरेशन ग्रीन्स, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने किसान
और खेती से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनके समाधान ये सब जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।